पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चू फेंग को 10,000 डीमन माउंटेन के बारे में पता चला था क्योंकि वहां पर एक बहुत ही कमाल का ट्रेजर मौजूद है जिसको लेने के लिए सारे के सारे लोग 10,000 डीमन माउंटेन में जाने वाले हैं। तो चू फेंग भी वहीं पर जाने का डिसाइड करता है। एक सुप्रीम विला वाले थे, वो लोग एक कॉम्पिटिशन रखे थे कि जो 10,000 डीमन माउंटेन में जाने के बाद सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा ना, वहाँ की जो मास्टर की बेटी है ना सुप्रीम विला की, उससे शादी होगी उस इंसान की। तो सारे के सारे लोग उस 10,000 डीमन माउंटेन में जाने के लिए तैयार हो चुके थे। चू फेंग भी वहाँ जाने वाला था, लेकिन उसको वहाँ जाने से पहले थोड़ी सी तैयारी करनी होगी, यानी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो वो अपना कल्टीवेशन वगैरह करने में लग जाता है ताकि वहां जाने के बाद जो ट्रेजर है वो उसको हासिल कर सके, जिसके आगे के सफर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चू फेंग जैसे ही कल्टीवेशन करा था ना, वहां पर वो लड़की आकर पहुंच जाती है जिसको हमने लास्ट एपिसोड में भी डांस करते हुए देखा था। और वो आते साथ ही सीधा चू फेंग के ऊपर अटैक करने लग गई थी। चू फेंग भी हैरान कि आखिर ये है कौन और ये मुझ पर अटैक क्यों करना चाहती है। तो क्वीन चू फेंग को बताने लग जाती कि तो वही लड़की है जो कल डांस करने के लिए आई थी, लेकिन आखिर ये तुम्हें क्यों मार रही है वो तो मुझे भी नहीं पता। चू फेंग यहाँ पर उस लड़की से मुकाबला करने की कोशिश करता है और वो उसके सारे के सारे अटैक को रोकने में लगा हुआ था। और अटैक रोकते हुए वो उससे पूछ भी रहा होता है कि आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। चू फेंग को पता चलता है कि वो जो लड़की है ना वो असल में एक ब्लू रूबी स्पिरिटिस्ट है। तो चू फेंग कहता है कि अच्छा, अब तो मुझे तुम्हारे अंदर और ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया, मैं भी तो देखूं कि कौन सा सीक्रेट तुमने छुपा कर रखा है जिसको बचाने के लिए तुम मुझे मारना चाहती हो। देखते ही देखते उस लड़की और चू फेंग के बीच में एक बार बैटल शुरू हो जाता है। ये बैटल बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो लड़की तो पूरी जान लगा रही होती है चू फेंग को मारने के लिए, लेकिन चू फेंग भी अपनी पावर का यूज करते हुए उसके सभी अटैक को रोकता चाहता। चू फेंग यहाँ पर उस लड़की को जान से तो नहीं मारना चाहता क्योंकि वो जानना चाह रहा था कि असल में ये लड़की है कौन और उसे मारना क्यों चाहती है। वरना अगर चाहे तो चू फेंग ऐसे ही उसको मार सकता है, लेकिन वो उसको मारता नहीं, बस उसकी पहचान जानने में लगा हुआ था। वो उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और उसको अच्छे से देख रहा था कि इससे पहले भी मैं जब इससे मिला था तो मुझे सिमिलर सी फीलिंग आई थी कि मैं इसको जानता हूँ, लेकिन अब दूसरी बार मैं मिल रहा हूँ ना तो मुझे पता चल गया कि ये है कौन। ये तो वही लड़की है जिसको मैंने व्हाइट टाइगर टोम के अंदर देखा था, वही जगह जो कि पिछले सीजन में जब चू फेंग गया था ना व्हाइट टाइगर की स्प्रेड को हासिल करने के लिए, तो वहां पर एक लड़की भी मौजूद थी जिसको भी वो व्हाइट टाइगर की स्प्रेड चाहिए थी, लेकिन उसने चू फेंग को वो स्प्रेड दे दिया था कि ठीक है तुम इसको रख सकते हो। तो असल में ये वाली लड़की वही होती है। चू फेंग हैरान कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। वो टोम के अंदर मिली हुई लड़की तो बहुत ज्यादा कमाल की थी और उसने अपनी पहचान छुपा कर रखी थी, लेकिन ये क्यों यहाँ पर आई है और यहाँ पर ये डांस वगैरह करने का काम क्यों कर रही है, आखिर हो क्या गया इसके साथ। और वो उस टाइम तो वो लड़की उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन अभी जब ये आई है ना मेरे सामने तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। क्वीन भी चू फेंग को बता रही थी कि ये लड़की सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इतनी जल्दी इसने इतना प्रोग्रेस जो कर लिया। और तुम्हें तो पता ही होगा कि इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि बस इसकी डिवाइन बॉडी है। अब जिस इंसान के पास डिवाइन बॉडी होती है उसको अपनी कल्टीवेशन फास्ट करने में, अपनी पावर को जल्दी बढ़ाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसी वजह से तो ये लड़की अपने आप को इतना जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग बना चुकी है। तुम अपने डिवाइन थंडर पावर को यूज करो और उसके बाद इस लड़की की डिवाइन बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो, ये कुछ नहीं कर पाएगी फिर तुम्हारा। तो चू फेंग तुरंत यहाँ पर अपने डिवाइन थंडर को यूज करता है। जैसे उसने यूज किया था ना, उस लड़की की डिवाइन बॉडी का असर यहाँ पर खत्म हो जाता है और उसने उस लड़की की डिवाइन बॉडी की पावर को सप्रेस कर लिया था। वो लड़की समझ जाती है कि मैं ना अभी तो इससे मुकाबला नहीं कर सकती। चू फेंग के पास जो इसकी डिवाइन थंडर टेक्निक है ना वो बहुत ज्यादा कमाल की, लेकिन कोई बात नहीं, ये जब 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर जाएगा ना वहीं इसका खेल खत्म कर दूंगी। तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन जैसे वो जाने वाली थी चू फेंग उसके ऊपर कई सारे अटैक देकर मारता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे नहीं बता दे कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। वो तुरंत ही यहाँ पर उस लड़की के ऊपर अटैक करता है और अटैक करने के बाद वो उस लड़की का एक छोटा सा बेल था जो उसके कमर पे लगा हुआ था, वो उसको निकाल लेता है। वो लड़की कहने लग जाती है कि देखो मेरा बेल मुझे वापस करो, तुम उसको नहीं ले सकते। चू फेंग यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो अगर तुम्हें ये बेल चाहिए तो मुझे तुम ये बताओ कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो, मैंने आखिर तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है। तो ये सुनकर वो लड़की कहने लग जाती है कि देखो तुम्हारे को मारने की मेरे पास सिर्फ एक ही वजह है, अब वो वजह ये है कि तुमने मेरा सीक्रेट जान लिया है। अब चू फेंग हैरान कि सीक्रेट कौन सा सीक्रेट, मैं तो तुम्हारा कोई भी सीक्रेट नहीं जानता, तो तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रही हो। लेकिन वो लड़की तुरंत ही चू फेंग का मुंह दबा देती है और कहने लग जाती है कि अगर तुमने किसी को भी इसके बारे में बताया ना, यानी कि मेरे सीक्रेट के बारे में बताया, तो सच कह रही हो तुम्हारी जान ले लूंगी। आज तक किस्मत अच्छी थी जो मैं यहाँ पर हार गई, लेकिन अगली बार मैं नहीं हारने वाली, अगली बार तुम्हारी जान जरूर लूंगी। वो यहाँ पर जाते जाते चू फेंग को एक बार फिर से धमकाते हुए जाती कि देखो कहीं भी किसको भी मेरे सीक्रेट के बारे में मत बताना कि तुम्हें पता चल चुका मेरे पास डिवाइन बॉडी है। अगर किसी ने भी जान लिया कि मेरी डिवाइन बॉडी कितनी कमाल की है तो मेरे लिए खतरा हो सकता है। अपनी जान की खैर चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो और अब से मैं तुम्हारे ऊपर एनी टाइम नजर रखने वाली हूँ कि तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, ताकि जान सकूं कि कहीं तुम मेरा सीक्रेट किसी को बता तो नहीं रहे। तो ये देखकर कोई जो थी चू फेंग से कहना चाहती कि क्या इसी को किस्मत का मिलना कहते हैं। अब देखो तुम्हारी पहली मुलाकात तो बड़ी अजीब सी रही, लेकिन मुलाकात अब लंबी खींचने वाली है। यही तो होता है किस्मत में, एक दूसरे से आपस में मिलना। अब लगता है कि तुम्हारे रोमांटिक सफर की शुरुआत होगी चू फेंग। तो चू फेंग क्वीन से कहता है कि अरे क्वीन यार तुम बकवास बातें बंद करो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की है क्यों, इसकी पावर, इसकी डिवाइन बॉडी सब कहाँ से है इसके पास। इस लड़की की बात अगर मैं छोड़ भी देता हूँ तो कल तो मुझे यहाँ पर 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर जाना है, वो जगह और ज्यादा खतरनाक है, पता नहीं वहाँ पर क्या होगा। तो अब कल सारे के सारे लोग 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर जाने के लिए निकल चुके थे, जहाँ पर
पर वो लड़की एनी टाइम चू फेंग के साथ ही होती है। चू फेंग यहाँ जाता वहाँ जाता, जहाँ वो जाता वो उसके आसपास ही घूमते रहती। वो चू फेंग को छोड़ने ही नहीं वाली थी। और जब यहाँ पर सारे लोग देखते हैं तो वो कहने लग जाते हैं उस लड़की से कि अरे देखो तो ज़िलिंग चू फेंग के साथ है, मतलब उस लड़की का नाम ज़िलिंग है। सारे लोगों को तो जलन होने लग जाती है कि यार इस लड़की की एक झलक पाने के लिए हम लोग कितना ज्यादा तड़पते थे, लेकिन चू फेंग को तो देखो, चू फेंग तो एंड टाइम ज़िलिंग के साथ ही घूम रहा है। आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया जो इतना ज्यादा आपस में एक दूसरे के साथ है। इसके बाद किंगलिंग जो होता है वो यहाँ पर आने के बाद सभी से कहने लग गया था कि देखो 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर जाने का ट्रायल अब से शुरू होता है। वहां जाने के बाद तुम लोगों को छोटी छोटी टीम बनानी है। टोटल 10 टीम बनेगी और 10 टीम के अंदर कुछ डिसेबल वगैरह रहेंगे। और जिसको इसको अपनी टीम बनानी है ना वो सब अपनी टीम बना सकता है। तो जितना भी लोग थे यहाँ पर अपनी अपनी टीम बनाने में लग जाते हैं। प्रिंस तो चू फेंग से कहते हैं कि चू फेंग तुम मुझे अपनी टीम में शामिल करो ना, लेकिन ज़िलिंग तो इसके लिए मना कर दी कि नहीं, हम दोनों एक साथ रहेंगे और मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम बाकी बंदों को भी देख पाते हैं जिन सभी के दिमाग में ना आग लगी हुई थी, इसलिए कि आखिर चू फेंग के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है, वो इतना ज्यादा स्पेशल कैसे है कि ज़िलिंग उसके पीछे पड़ी है। अब वो दोनों एक साथ घूम रहे हैं, जबकि ये चीज तो हमारे साथ होनी चाहिए थी। हमारे में ऐसे क्या कमी रह गई जो चू फेंग के अंदर नहीं है। हमें तो लगता है कि चू फेंग और ज़िलिंग का ना कुछ तो कुछ कांड हो चुका है, ये दोनों मजे कर चुके होंगे। तो ये सुनने के बाद वहां पर एक बंदा होता है जो कि उन सभी का लीडर लग रहा था, तो वो एकदम ज्यादा गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहने लग जाता है कि अगर किसी ने भी आइंदा एक भी शब्द ज़िलिंग के बारे में गलत कहा ना, मैं उसकी जान ले लूंगा, क्योंकि ज़िलिंग मेरी है, मैं उसको मेरे अलावा किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, ना ही मैं सुन सकता हूँ किसी और को भी उसके खिलाफ कुछ भी गलत बातें करना। तो वो जो लीडर था ना, उसकी एक दोस्त होती है, वो उसको भेज देता है चू फेंग के टेंट के अंदर, क्योंकि चू फेंग अपने टेंट के अंदर बैठकर कल्टीवेशन वगैरह कर रहा था। तो वो लड़की वहां पर आती है और यहाँ पर आने के बाद चू फेंग से कहना चाहती है कि चू फेंग देखो, मैं तुम्हारे लिए शराब लेकर आया हूँ, क्या तुम इसको पीना चाहोगे। वो अंदर आने के बाद चू फेंग से कहना चाहती है कि मैं तो वैसे भी चू फेंग तुमसे मिलना चाहती थी, ताकि जान सकूं कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जो ज़िलिंग तुम्हारे पीछे पड़ी है। तुमने जब ज़िलिंग को पटा लिया तो तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो खास हो गई, वही खास मैं ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो चू फेंग कहता है कि मुझे देख लेना अच्छे से जी भर के, अब कल्टी मारे यहाँ से, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तो ये देखकर वो लड़की कहने लग जाती है कि अरे अभी कहाँ देखा, अभी तो मैंने यहाँ पर देखने की शुरुआत ही की है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। वो चू फेंग के करीब होने लग गई थी ताकि वो पूरा अच्छे से दीदार कर सके चू फेंग का, लेकिन चू फेंग को पता था कि लड़की कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने के लिए आई हुई है, इसलिए उस लड़की को उठाकर दूर फेंक देता है कि निकल यहाँ से, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, पहले भी वार्निंग दी है, चली जा। तब चू फेंग ने उतना जोर से उसको धक्का भी नहीं मारा था, लेकिन वो लड़की खुद अपने आप को चोट लगाती है और टेंट के बाहर फेंकाते हुए कहती है देखो चू फेंग ने मुझे मारा, उसने बिना मतलब के मुझ पर इतना जोरदार हाथ उठाया कि मेरी हालत खराब हो गई। लोग कहने लग जाते कि चू फेंग पागल हो गया क्या, उसने इस लड़की को क्यों मारा। सभी लोग यहाँ पर चू फेंग को घेर लेते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने इस लड़की के ऊपर हाथ उठाया, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें। वो लड़की तो अब यहाँ पर चू फेंग के ऊपर और भी गलत इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। वो उस लीडर से कहती है कि ब्रदर लियो, आपको पता है इस चू फेंग ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, और जब मैंने इसको ये करने से मना किया ना, इसने मुझे मारा ताकि मैं किसी को उसकी सच्चाई ना बता सकूं। वो झूठ इल्जाम लगा देती है चू फेंग के ऊपर। तो ब्रदर लियो जो था वो चू फेंग से कहना चाहता है कि कोई भी अगर सुप्रीम विला के किसी भी बंदे को परेशान करने की कोशिश करता है ना, तो उसको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये लड़की सुप्रीम विला से ही आती है। सारे के सारे सुप्रीम विला के सिपाही वगैरह चू फेंग को घेर लेते हैं और वो उसको मारने की तैयारी में लग गए थे। लेकिन जैसे ये होने वाला था, वहां पर ज़िलिंग आकर पहुंच जाती है और कहने लग जाती है कि तुम लोग सिर्फ एक लड़की की बात सुनकर आखिर नतीजे पे कैसे आ सकते हो। तुम्हें अगर नतीजे पे आना है तो पहले दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए, सबूत निकालना चाहिए। मैं तुम लोगों को इस तरह की हरकत करने नहीं दूंगी। वो चू फेंग से कहती कि मुझे पता है कि इन लोगों की हरकत क्या थी, तुम्हें फंसाना चाह रहे थे, लेकिन मैं ये होते हुए नहीं देख सकती। तो मैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहुंची हुई हूँ, तो मैं फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। तो ये देखकर वो जो ब्रदर लियो था ना, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि मेरा प्लान बर्बाद हो गया, मैं चू फेंग को मार नहीं पाया। तो ठीक है, वैसे नहीं तो ऐसे ही सही। वो डायरेक्ट यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और चू फेंग से लड़ने को तैयार था कि चू फेंग तू मरेगा। वो अपना स्प्लिटिंग पाम टेक्निक को यूज कर लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की टेक्निक होती है, और इसकी मदद से जब भी उसने किसी के ऊपर अटैक किया ना, वो इंसान नहीं बचा। लेकिन चू फेंग के अंदर कुछ खास बात है, जैसे चू फेंग के पास वो अटैक आने वाला था, चू फेंग तुरंत ही अपने थंडर ड्रैगन को समन करता है और उसके जरिए उसने वो जो स्प्लिटिंग पाम टेक्निक थी ना, उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया। स्प्लिटिंग पाम टेक्निक यहाँ चू फेंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। ये देखकर वो ब्रदर लियो कहने लग जाता है कि चू फेंग कोई बात नहीं, तू यहाँ पर अटैक को तो रोक चुका है ना, मेरे पास और भी कई सारे अटैक है, आज मैं तुझे यहाँ पर नहीं मारा तो मेरा भी नाम ब्रदर लियो नहीं, तू नहीं बचने वाला, चाहे जितना भी तू भाग जा। वो लोग सब यहाँ पर चू फेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो चू फेंग की जान लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन चू फेंग रुकने वाला नहीं था। वो अपनी पावर का यूज करते हुए सभी के ऊपर अटैक करता है। तो ब्रदर लियो कहना चाहता है कि क्या तू खाली यहाँ पर डिफेंस करने वाला है, मेरे सारे के सारे अटैक से तू बचने की कोशिश कर रहा है, तेरे पास कोई अटैक नहीं है, अगर अटैक है तो मुझसे करके दिखा और मेरे सामने साथ रहकर फाइट कर, ऐसा डर डर के कहाँ भाग रहा है। तो ये सुनते साथ ही चू फेंग सीधा एक लात मारता है, उसको उठाकर दूर फेंक देता है कि तू मुझे अपने पास बुला रहा था, ठीक है तेरे पास आ गया, अब बता क्या कर लेगा। चू फेंग ने तो उसकी हालत
एक ही लात के अंदर खराब करके रख दी थी। इसके बाद चूफेंग वहां से भागने की कोशिश करता है क्योंकि ब्रदर लियो किसी अजीब तरह का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था और चूफेंग उसके अंदर नहीं फंसना चाहता। इस तरह से चूफेंग उस ब्रदर लियो की धज्जियां उड़ाकर उसकी इज्जत का कबाड़ा कर उसके फॉर्मेशन के अंदर से भी बाहर निकल कर आ जाता है। तो ये देखकर वो ब्रदर लियो को यकीन ही नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं चूफेंग तुझे छोड़ूंगा नहीं। चूफेंग वहां से बहुत दूर निकल कर आ चुका था और कहने लग जाते कि चलो मेरा प्लान काम कर गया। मैं तो फॉर्मेशन से नहीं भाग रहा था, मैं तो उस जिलिंग से भाग रहा था। अब जिलिंग न जाने कितना दूर चली गई होगी और यहाँ से मैं अपना सफर अकेले कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो अब जैसे चूफेंग यहाँ से आगे बढ़ा था ना, उसको एक जगह पर फाइट होते हुए नजर आती है और जब वो थोड़ी दूर आकर देखते हैं तो वहां पर वो ग्रैंडपा मौजूद था। वही ग्रैंडपा जो कि जिलिंग का ग्रैंडपा है और यहाँ पर वो ना कई सारे मॉन्स्टर वगैरह से फाइट कर रहा होता है क्योंकि 10,000 डीमन माउंटेन है ना, तो यहाँ पर खाली डीमन वगैरह ही भरे होते हैं। तो वो उसी के साथ फाइट करने में लगा हुआ था। ग्रैंडपा की पावर काफी ज्यादा होती है तो वो आराम से उनसे भी बीस्ट वगैरह का मुकाबला कर रहा था और बीस्ट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। लेकिन जैसे कुछ पीछे से अटैक आकर बीस्ट उस ग्रैंडपा के ऊपर करने वाले थे, चूफेंग अटैक देकर मारता है बीस्ट के ऊपर, जिस वजह से उस ग्रैंडपा की हालत खराब होने से बच चुकी थी। यहाँ पर ग्रैंडपा ये देखकर कहता है चूफेंग से कि चूफेंग तुम हो कौन और तुम यहाँ पर आकर मेरी हेल्प क्यों की तुमने? तो चूफेंग कहने लग जाता है कि मैं किंगलोंग सेक्ट से आता हूँ, मेरा नाम चूफेंग है। मैंने दूर से आपको फाइट करते हुए देखा, पता चला कि आपकी पावर सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई पीछे से कारता वाला अटैक आकर आपको लगे, तो इसलिए मैंने वो अटैक रोक दिया ताकि आपको कुछ भी ना हो। मैं आपके टैलेंट की सराहना करता हूँ। वैसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप हैं कौन और यहाँ पर आने के बाद आपका बीस्ट से फाइट करने का क्या मतलब है? तो ग्रैंडपा भी यहाँ पर चूफेंग की तारीफों के पुल बांधने लगता है कि यार तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा कमाल की, इतने कम एज में तुमने इतना अच्छा टैलेंट हासिल किया है, बहुत कमाल की बात है। मेरा नाम ना जुआन यान है और मैं सुप्रीम विला का एक गेस्ट एल्डर हूँ, मतलब मुझे वहाँ पर गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। तो मुझे ग्रैंडपा कहोगे तो ज्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पर अकेले नहीं आया था, मेरे साथ और भी लोग थे, लेकिन मेरे पूरे के पूरे लोगों को उन बीस्ट वगैरह ने खदेड़ दिया। इस वजह से मैं अलग हो गया। मेरे पास तो पावर थी कि मैं अपनी जान को बचा कर रख पाया, लेकिन मेरे बाकी साथियों का नहीं पता। मैं उन बीस्ट से बचते हुए भागते भागते यहाँ तक आ चुका हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि ये जगह है कौन सी। तो चूफेंग कहता है कि ठीक है आप अपना रास्ता ढूंढिए, मैं अपना रास्ता ढूंढता हूँ। तो इतना कहने के बाद चूफेंग वहां से आगे बढ़ने लगा था, लेकिन जैसा वो जाना था वो ग्रैंडपा से कहता है कि चूफेंग सुनो सुनो, क्या तुमने जिलिंग को देखा? मेरी पोती को, वो इसी तरफ आई थी लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही। लेकिन ये सुनने से पहले चूफेंग वहां से जा चुका था। तो ग्रैंडपा भी चूफेंग का पीछा करने लग जाता है कि मैं तुमसे पूछ कर रहूंगा कि क्या तुमने जिलिंग को देखा या नहीं देखा। उधर हम ब्रदर लियो, जिलिंग और बाकी सभी को देख पाते हैं। उन लोगों को ना सारे के सारे बीस्ट वगैरह ने घेर लिया था और इनको घेरा बनाकर यहाँ पर बंदी बना लिए होते हैं, जिस वजह से सभी के सभी फंस चुके थे। वो लोग कहना चाहते कि हमें यहाँ पर क्यों पकड़ कर रखा गया, हमें यहाँ से जाने दो। हमारे मास्टर को पता चला कि तुमने हमें बंदी बनाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये सुनते साथ बीस्ट तो उन लोगों को खाना शुरू कर देते कि जो भी हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करेगा सभी को निगल लिया जाएगा। अच्छा हुआ कि चूफेंग यहाँ से बाहर निकल गया, वरना वो भी यहाँ पर फंस गया होता। यहाँ जितने भी बीस्ट मौजूद थे ना, उनका एक लीडर होता है जो कि एक तोड़ होता है, वही मेंढक जैसा। तो यहाँ पर आने के बाद वो तोड़ कहने लग जाता है कि अरे वाह, जरा आज देखो तो कितना सारा खाना मिला, लगता है कि 1 महीने का राशन मुझे 1 दिन में मिल गया। अब मैं एक एक को चुन चुन कर चबा चबा कर खाऊंगा। जो देखकर तो सारे के सारे लोगों की हालत खराब हो जाती कि यार हम तो बुरा फंस गए, अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो निकलेंगे कैसे। तो वहीं चूफेंग जो होता है वो ग्रैंडपा के साथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। जब वो यहाँ पर पहुंचता है जहाँ पर उसने कैंप लगाया था, उसका टेंट वगैरह था, तो उसको यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। कई सारे लोगों की लाशें पड़ी थी और यहाँ से सारे के सारे लोग गायब हो चुके होते हैं। ग्रैंडपा कहना चाहते कि मुझे लगा ही था कि ऐसा ही यहाँ पर कुछ होगा, क्योंकि मेरे ग्रुप के साथ भी वही हाल हुआ था। बीस्ट वगैरह ने उनके ऊपर भी अटैक किया और लगता है कि इस ग्रुप के ऊपर भी बीस्ट का ही अटैक हुआ होगा। और ये काम ना उसी तोड़ किंग का होगा। वो सबको पकड़ता है और अपने अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर ले जाता है ताकि वहां पर उसको अपना खाना बना सके। तो अगर हम अंडरग्राउंड पैलेस चलते हैं ना, तो वहां जाने के बाद उन बाकियों को ढूंढने का चांस हो सकता है। तो अब ये लोग उसी अंडरग्राउंड पैलेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देते। वो लोग उसके गेट के पास तो आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद चूफेंग देख पाता है कि उस पैलेस के अंदर जाने से बाहर एक फॉर्मेशन लगा हुआ है। जब तक फॉर्मेशन नहीं टूटेगा तब तक उसके अंदर नहीं जाया जा सकता। और ये फॉर्मेशन एक हाई लेवल का फॉर्मेशन था, और अगर इस फॉर्मेशन के अंदर गलती से भी कोई इंसान चला जाए ना, तो वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को सेंस नहीं कर पाएगा। उसकी सारी की सारी पावर सप्रेस हो जाएगी, जिसका मतलब यह है कि इंसान बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसकी जान जा सकती है। तो चूफेंग कहना चाहते कि ग्रैंडपा से कि देखिए मैं जाता हूँ और इस फॉर्मेशन का कोड ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एक बार अगर मैं कोर बाहर निकालू ना, तो उसके बाद आप इस फॉर्मेशन को तोड़ देना आराम से, फिर हम इस फॉर्मेशन को तोड़ पाएंगे। तो ग्रैंडपा कहता है कि ठीक है, बढ़िया दिमाग लगा, तुम काम करो, मैं भी यहाँ पर अपने काम को शुरू करने वाला। वो चूफेंग को यहाँ पर एक तालिस्मान भी देते हैं कि ये तालिस्मान लो, जैसे तुम्हें फॉर्मेशन का कोर मिले ना, उसको उड़ा देना। मैं यहाँ से तुम्हारे बैकअप के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बस आवाज लगाना, मैं तुरंत दौड़ा दौड़ा पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास। उधर वो जो तोड़ किंग था वो सारे इंसानों से, यानी कि जितने भी लोगों को उसने बंदी बना कर रखा था, उनसे कहने लग जाता है कि देखो 10,000 डीमन माउंटेन ना हजारों सालों से हम बीस्ट का ही है, लेकिन तुम इंसान को ही ज्यादा चर्बी आती है कि यहाँ पर अलग अलग टेस्ट बनाकर तुम लोग कूद आते हो। जब तुम हमारे इलाके में घुसोगे तो हम तुम्हें अपना निवाला नहीं बनाएंगे क्या? देखो तुम लोगों के मारने में हमारी कोई गलती नहीं, गलती तुम लोगों की ही है जो तुम यहाँ पर आते हो। तभी चूफेंग वहां पर आकर पहुंच जाता है, जिस
जिसे देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह चुके थे कि अबे ये कौन है, हम तो उसको पकड़ कर भी नहीं लाते, ये तो खुद ही फॉर्मेशन के अंदर घुस आया। तो अब चूफेंग को भी वहां पर बंदी बनाकर रख लिया जाता है, लेकिन चूफेंग यहाँ पर कुछ और काम के लिए आया था, क्योंकि उसको यहाँ पर वो फॉर्मेशन का कोर ढूंढना है। एक बार फॉर्मेशन का कोर वो डिस्ट्रॉय कर दे तो ग्रैंडपा वो फॉर्मेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, सारे लोग यहाँ से बाहर निकलवाएंगे। तो ये देखने के बाद मुझे कोई नहीं होती चूफेंग से कहना चाहती कि चूफेंग फिक्र मत करो, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी इस फॉर्मेशन का कोर ढूंढने में। तो जैसे ही कोई ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दी ना, उसको पता चलता है कि जो तोड़ किंग है ना, इसी के आसपास वो कोर मौजूद है। अब इसके अंदर भी हो सकता है, इसके बाहर भी हो सकता है, या फिर अपनी जेब में लेकर घूम भी रहा होगा, ये वो तो नहीं पता। लेकिन इस थंडर तोड़ जो है ना, उसी के पास तुम्हें वो कोर मिलने वाला है। तोड़ जो था वो यहाँ पर कहना चाहते कि जब तुम सब यहाँ पर आ चुके हो तो ठीक है, हम यहाँ पर एक गेम खेलते हैं, जो भी इस गेम को हारेगा वो मेरा पहला निवाला बनेगा। इस तरह से लोग हारते जाएंगे, मैं उनको खाता जाऊंगा। तो गेम के मुताबिक वो तोड़ जो था एक कपल को उठाता है और उसमें से वो लड़के से कहता है कि ये लड़के बता, क्या तू अपनी इस बंदी के लिए अपनी जान देने को तैयार है? अगर तू अपनी जान देता है तो मैं इस लड़की की जान छोड़ दूंगा, या अगर भागता है तो यहाँ से तो लड़की मरेगी। तो वो देखकर लड़का कहना चाहता है कि नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तुम इसको मार डालो लेकिन मेरी जान छोड़ दो। बेचारी वो लड़की अपनी जान देने को तैयार थी उस लड़के के लिए, लेकिन वो लड़का तो सीधा मुकर गया। तो ये देखकर अब यहाँ पर तोड़ उस लड़की को खाने की तैयारी करता था कि चलो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो उस लड़की को खाता है और उसके बाद वो उस लड़के को भी खा जाता है, क्योंकि उसने धोखेबाजी की, उस लड़की को धोखा देकर। तो धोखेबाज का अंजाम वही होना था, उसने दोनों के दोनों को वहां पर कच्चा ही निगल लिया। तो इसके बाद वो जो तोड़ होता है ना, वो उस लड़की को उठा लेता है, जो कि ब्रदर लियो के साथ ही ना जिससे चूफेंग को फंसाने की कोशिश की थी, वो उसको पकड़ लेता और कहने लग जाता है कि बताओ यहाँ पर कौन ऐसा इंसान मौजूद है जो इस लड़की को बचाने के बदले अपनी जान देगा? जो भी अपनी जान देगा ना, मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। तो वो लड़की ब्रदर लियो से कहना चाहती है, ब्रदर लियो बचाओ मुझे, मतलब आपकी दोस्त हो ना, मैंने आपके लिए कितना काम किया, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको मुझे बचाना होगा। तो ब्रदर लियो कहता है कि अरे भाड़ में जा तू, तेरा मेरा आज से रिश्ता खत्म है, मैं नहीं जानता तुझे, तू मर जा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, ए खा ले रे तोड़ उसको। तो वो कहने लग जाती लड़की की मैंने तेरी वजह से चूफेंग को फंसाया, इतने अच्छे इंसान को, जबकि उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, लेकिन तेरे कहने पे मैंने उसको इस तरह से फंसा दिया, लेकिन तू धोखेबाज निकला। देख लेना कर्मा तुझ पे बैकफायर करेगा, तेरा भी अंत ऐसे ही होने वाला है। वो लड़की जैसे जैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस की उस तोड़ और उसके साथियों ने मिलकर उस लड़की को खा लिया था। उस लड़की की जान चली जाती, लेकिन ये देखकर सारे के सारे लोग समझ चुके थे कि चूफेंग को जो भी फंसाया गया था ना, उसको इस ब्रदर लियो के कहने पर लड़की ने फंसाया था। जबकि सभी लोगों को लग रहा था कि चूफेंग ने सच में वो गलत हरकत की थी इस लड़की के साथ। अब यहाँ पर सबकी सच्चाई आ गई थी सामने। ब्रदर लियो कहता है कि देखो लड़की झूठ कह रही थी, वो तो अपने मन से बात बनाने लग गई थी, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था ऐसे कि ये चूफेंग को फंसाए। तो इस चीज को देखकर वो तोड़ किंग कहता है ब्रदर लियो से कि देख तेरी शक्ल देखकर मुझे लगता है कि तू कुत्ता आदमी है, तो अब ठीक है अगला नंबर तेरा है, मैं तुझे कोई ऑप्शन भी नहीं दूंगा, सीधा मार डालूंगा तुझे। वो सीधा पकड़ता है ब्रदर लियो को और उसको उठा पटक मारना शुरू कर देता है। वो पटक पटक कर उसकी वो मार रहा था। तो जैसे यहाँ पर वो उसको मार रहा था ना, चूफेंग की नजर चली जाती है तुरंत ही उस कोर के ऊपर, जो कि जिस कुर्सी के ऊपर बैठता है ना वो तोड़, उसके पीछे ही लगा हुआ था। तो चूफेंग कहता है कि चलो कोर तो मिल गया, मुझे जल्द से जल्द इसको ढूंढने का, इसको बाहर निकालने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो वहीं तोड़ जैसे ही उस ब्रदर लियो को खाने वाला था ना, कि उसके पहले उसकी नजर चली जाती है जिलिंग के ऊपर। वो कहने लग जाता है कि अरे बाप रे, इतनी सुंदर मोहतरमा यहाँ पर मौजूद थी और मेरा ध्यान उसके ऊपर गया नहीं। ये गंदा आदमी ब्रदर लियो को साइड करता, पहले मोहतरमा जिलिंग आप आइए, आपका ही स्वागत किया जाए, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं ना, तुम्हें मैं खाऊंगा, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, ताकि तुम्हारी सुंदरता एनी टाइम देखता रहो। तुम मैं यहाँ का किंग हूँ, तुम मेरी रानी बनोगी। तो ये देखकर चूफेंग को गुस्सा आ जाता। वो बीच में आने के बाद कहना चाहता है कि अबे तोंद वाले तोड़, सपना देखना अच्छी बात नहीं है, सपना ऐसा देख जो तेरी औकात में हो। तो ये देखकर वो तोड़ का दिमाग खराब हो जाता है कि अबे तू बचकाने, तू है कौन और तू आया कैसे मेरे काम के बीच में टांग घुसाने के लिए। वो अपने साथियों से कहता है कि मार डाल इस बंदे को और जिलिंग को मेरे पास ले, जिलिंग तो आज से मेरी ही होने वाली है। चूफेंग यहाँ पर कहना चाहता है कि देख मैं यहाँ पर तुझसे झगड़ा नहीं करना चाहता, मैं तो यहाँ पर ऑफर देने के लिए आया हूँ कि अगर तू यहाँ पर जिलिंग की जान बख्शता है ना, तो तू उसके बदले मेरी जान ले ले, मैं जिलिंग के बदले मरने को तैयार हूँ। तो ये देख के वो तोड़ कहने लग जाते कि देख अब मेरा गेम से मन भर गया, अब मुझे किसी और चीज का नशा लगा और ये नशा है इसी जिलिंग का। तो तिल लगाने गया गेम, मुझे अब गेम नहीं खेलना, मुझे तो बस जिलिंग चाहिए, मेरा ये फाइनल ऑर्डर है और मैं इसको ये करके ही रहूंगा। वो सीधा जिलिंग को पकड़ लेता है और अपने पास लेकर आ जाता है। चूफेंग परेशान हो चुका था कि यार सिचुएशन तो टेंस होते जा रही है, अब मैं क्या करूँ, मुझे जल्द से जल्द इस फॉर्मेशन के कोर को ढूंढना होगा, अगर मैंने जरा से भी देरी की तो ये जिलिंग को न जाने इसके साथ क्या करेगा। तो चूफेंग यहाँ पर दिमाग लगा तो कहना चाहता है कि उस मंकी किंग ने, जो कि घोस्ट टावर के अंदर रहता था, उसने मुझे बताया था कि 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर एक बहुत कमाल का ट्रेजर है, तो हो सकता है कि उस मंकी किंग का इस तोड़ किंग के साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ अपने मन से बात बनाता हूँ। वो कहने लग जाता है तोड़ किंग से कि देख तोड़ किंग, मुझे यहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि मंकी किंग ने भेजा है, जो कि घोस्ट टावर के अंदर रहता है, और उसने तेरे लिए एक मैसेज भी छोड़ा है। तो ये सुनते साथ ही सारे के सारे जो बीस्ट वगैरह था वो एकदम हैरान रह चुके थे। वो बाकी के बीस्ट कहने लग जाते कि अरे वाह, ये मंकी किंग तो हमारा पुराना बॉस
था, लेकिन बाद में इस टोड किंग ने आकर उसकी जगह ले ली। मंकी किंग अभी तक हमें याद करता है, ये तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन ये सुनकर वो जो टोड था ना उसका दिमाग खराब हो जाता है कि ये मंकी किंग कहाँ से आ गया। वो जूफेंग से कहता है कि देख मुझे नहीं पता कि तू सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, लेकिन मुझे तेरी बात पे उतना भरोसा नहीं है। अगर तू सच कह रहा है तो मुझे हुलिया बता कि वो मंकी किंग कैसा दिखता है, कहीं तो किसी और मंकी किंग से तो नहीं मिलकर आ गया ना। तो जूफेंग यहाँ पर सारी डिटेल बताना शुरू कर देता है उसी मंकी किंग की जिसको उसने घोस्ट टावर के अंदर देखा था। वो जैसे से डिटेल बता रहा था यहाँ पर सभी की हालत खराब होने लग जाती है। वो टोड किंग तो समझ चुका था कि जूफेंग सही जा रहा है, वो सारी की सारी डिटेल एकदम सही बता रहा है। जूफेंग ये भी बताता है कि वो अचानक से मंकी किंग गायब हो गया था क्योंकि उसको भेज दिया गया था उसी घोस्ट टावर के अंदर, वो वहां पर ट्रैप था। तो ये सुनने के बाद वो टोड किंग जूफेंग से कहता है कि ठीक है अब तू मुझे ये बता कि उसने मुझे लिए क्या मैसेज भेजा। तूने कहा था ना कि उसने मेरे लिए कुछ मैसेज भेजा है, तो मैं वो मैसेज सुनना चाहता हूँ, बोल क्या बोलना चाहता है तू। तो ये सुनने के बाद जूफेंग धीरे धीरे करते हुए उसी की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो उस फॉर्मेशन के कोर के काफी करीब आ चुका था और यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाता है कि टोड किंग, उस मंकी किंग ने कहा था ना कि जो भी तुम करोगे उसको ध्यान से करना, चारों तरफ नजर रखना क्योंकि मैं आ रहा हूँ तेरी वाट लगाने के लिए। और इतना कहते साथ ही जूफेंग तुरंत तालिस्मान और अपना वेपन बाहर निकालता है। उसने उस फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। यही तो प्लान था जूफेंग का। वो बस एक बार करीब पहुंचा उस फॉर्मेशन के, यहाँ पर आते साथ ही उसने सीधा अटैक देकर मार दिया फॉर्मेशन के कोर के ऊपर, जिस वजह से फॉर्मेशन वहां पर फट जाता है। फॉर्मेशन फटते साथ ही अंदर से एकदम भयंकर धमाका हुआ था। वो धमाका इतना डेंजर था कि सारे के सारे बीस्ट वगैरह की तो हालत खराब हो जाती है, लेकिन अटैक सीधा जूफेंग को भी जाकर लगा था, जिस वजह से जूफेंग बहुत दूर जाकर गिरता है और वो बिल्कुल अधमरा हो चुका था। जिलिंग यहाँ पर देखकर जूफेंग को घबरा जाती है कि जूफेंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन तब तक के ग्रैंडपा ने वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करके देता। कोर खत्म हुआ तो फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना बाएं हाथ का खेल था उनके लिए। और यहाँ पर आने के बाद वो कहने जाते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो मेरी पोती यानी कि जिलिंग के बना को उठाने की कोशिश करता हूँ, उसकी आंखें फोड़ डालूंगा मैं। ग्रैंडपा तो एक धमाकेदार एंट्री मारता है और अपनी पावर का यूज करते हुए सारे के सारे बीस्ट को वो एक ही बार के अंदर खत्म कर चुके थे। बीस्ट का तो उन्होंने खात्मा ही कर दिया। लेकिन ये होने के बाद ये पूरी की पूरी जगह जो होती ना वो बर्बाद होने लग गई थी। पूरी जगह टूटने फूटने लग जाती, सारे लोग घबरा जाते कि ये क्या हुआ। तो तुरंत सभी वहां से भागने लग गए थे। देखते ही देखते टोड किंग जो होता है वो भी वहां से भागने की कोशिश करता है क्योंकि ये तो बच चुका था, लेकिन वो ग्रैंडपा उसको भागने थोड़ी ना देंगे। वो उसको पकड़ पकड़ के मारता है कि बेटा बड़ा शौक है ना तुझे गेम खेलने का, अब मैं दिखाता हूँ कि गेम कैसे खेला जाता है। मुझ बुढ़ाओं के साथ गेम नहीं खेलेगा। वो उसको तो ना मारते हैं कि टोड किंग की हालत खराब हो चुकी थी और ऐसा लगा था कि टोड किंग अधमरा हो गया, वो मरने वाला है। टोड किंग और ग्रैंडपा के बीच में फाइट हो रही थी। तब तक यहाँ पर जूफेंग अभी भी बेहोश था। वो जिलिंग उसको होश में लाने की कोशिश करी थी, लेकिन जूफेंग होश में आता ही नहीं। अब जूफेंग को क्या हो गया वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।